मुख्य मुद्दा रहेगा वो शिक्षा पर है। आप विपक्ष के सांसद होने के नाते आज संसद में किस विषय पर चर्चा करेंगे? आप विधि व न्याय मंत्री होने के नाते आज संसद में किस विषय पर चर्चा करेंगे? हम आज संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा करेंगे और आज का दिन भारतीय लोकतंत्र व भारतीय नारियों के लिए एक अहम दिन है। धन्यवाद। आप विपक्ष के सांसद होने के नाते आज संसद में किस विषय पर चर्चा करेंगे? मेरा आज का मुख्य मुद्दा किसानों की समस्या को लेकर रहेगा। युवा संसद की शीतकालीन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरे जोश व होश के साथ कार्यवाही में भाग लेंगे और संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले ही दिनों हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। महासचिव जी, सदन की कार्यवाही आरंभ की जाए और नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ व प्रतिज्ञान दिलवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदया, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हिसार से नवनिर्वाचित युवा सांसद कुमारी प्रीति को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान? महोदया, मैं शपथ लेना चाहूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहोगी? महोदया, मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। मैं कुमारी प्रीति, जो हिसार से युवा सांसद निर्वाचित हुई हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागौर से नवनिर्वाचित युवा सांसद कुमारी निशा को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान? महोदया, मैं शपथ लेना चाहूँगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहोगी? महोदया, मैं संस्कृत भाषा में शपथ लेना चाहूँगी। अहम
प्रतीक्षा नागोर नव सांसद निर्वाचिता अहम सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहणं करोमि यत् विधिना स्थापिते भारतस्य संविधाने प्रति श्रद्धा ज्ञापयामि देशस्य प्रभुसत्ताम् एकतां च निर्वहनं करिष्यामि यत् पदम् अहं ग्रहणं कुर्वन्नस्मि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहनं करिष्यामि। जयतु भारत। माननीय संसद सदस्यों, मैं दुखी हृदय से सूचित करती हूँ कि हमारे उद्योग जगत के सूत्रधार रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में हो गया। भारत उनके सामाजिक और उद्योग जगत के कार्यों के लिए सदा उनका ऋणी रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। सरकार आपके द्वार के जनक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन 20 दिसंबर को 89 वर्ष की आयु में हो गया और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में हो गया। भारत को इन नेताओं की कमी सदा महसूस होगी। भगवान इनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। माननीय प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष इन नेताओं के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं रतन टाटा जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उनके निधन से हमें बेहद दुख हुआ है और हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया है। रतन टाटा जी की कमी समाज के हर वर्ग को महसूस होती है, न केवल देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायक एवं अविस्मरणीय रहेगा। चौटाला साहब की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वे हमारे दिलों में सदैव अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। इन्होंने हमेशा किसान व कमीरे वर्ग की आवाज बुलंद की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद कम बोलते थे, मगर उनका काम ऐसा बोलता था कि पूरा विश्व उनका हमेशा प्रशंसक रहेगा। अपनी आर्थिक नीतियों से उन्होंने भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भगवान इन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए शांति प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में शामिल होते हुए व विपक्षी दल को शामिल करते हुए अपनी भावनाएं प्रकट करता हूं। रतन टाटा जी भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष पुरुष थे। उनकी विनम्रता, दूरदर्शिता के नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी। उनका जाना न केवल उद्योग जगत बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा के पूर्व सीएम व इनेलो के चीफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया।
उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। वे अपने कार्यकर्ताओं को सगे बच्चों से भी ज्यादा स्नेह एवं प्रेम करते थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का हमें बेहद दुख है। उनका सौम्य स्वभाव हर किसी को पसंद था। वे 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी तथा और भी प्रकार से अपनी सेवाएं दी। उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्यगण अपना शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। शोक संदेश भेज दिए जाएं। जी अध्यक्ष महोदया, भेज दिए जाएंगे। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास रहते हैं, जो हरदम दिल के पास रहते हैं। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे सदन की कार्यवाही देखने के लिए मेहमान उपस्थित हुए हैं। इन्होंने हमारे सदन में आकर सदन की शोभा बढ़ाई है। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं इनका परिचय करवाती हूँ। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा, न्यूजीलैंड की युवा सांसद हाना रावीती, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप नए मंत्रियों का परिचय सदस्य गणों से करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदया, संसद में आए हुए नए मंत्रियों का परिचय करवाती हूँ। कुमारी प्रियंका जी जो मथुरा से सांसद है, इनको वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया है। कुमारी नीतू जी जो शिमला से सांसद है, इनको शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया है। धन्यवाद। प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी सभी सांसदों को प्रश्न सूची वितरित करवाई जाए। कुमारी सोनू, औरत को सुकून की नींद कभी मिल पाएगी? क्या अत्याचार किया कभी बुझ पाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ कि देश में हो रहे प्रतिदिन महिला अत्याचार पर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार कोई सख्त कानून बना रही है या सरकार कोई सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है? छोटे बच्चों पर हो रहे बलात्कार, नारियों पर हो रहे घरेलू अत्याचार पर सरकार क्या कर रही है? इसका विवरण सदन में करें। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से संबंधित सदस्य और सदन को बताना चाहती हूँ कि महिला अत्याचार के प्रति हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है। सरकार जल्द ही एक विधेयक लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है जो महिला अत्याचार पर रोक लगा सके। धन्यवाद। कुमारी मनीषा, महंगाई आसमान को छूते जा रही है। सरकार
कुछ नहीं कर पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आज गरीब की थाली में आलू प्याज तक गायब हो गए हैं। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण गरीब ही नहीं बल्कि मध्य वर्ग का जीना भी कठिन हो गया है। इस विषय पर सरकार क्या कदम उठा रही है, इसका विवरण सदन में रखें। माननीय वित्त मंत्री जी। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, अपने देश को झुकने नहीं दे सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में सब्जियों के मूल्यों में स्थिरता आई, क्योंकि कुछ राज्यों में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है और उत्पादन घटा है। दूसरा कारण बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भी प्याज टमाटर के आयातों में रुकावट हुई। माननीय अध्यक्ष महोदया, लेकिन हमारी सरकार ने अन्य देशों से आयात सौदे करके इनकी पूर्ति बाजार में करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इन सब्जियों और तेलों के मूल्यों में स्थिरता आएगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 153 कुमारी मोनिका। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। प्रतिदिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके पवित्र स्थलों को तोड़ा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न वित्त मंत्री जी से है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उनकी दुर्दशा सरकार को दिखाई दे रही है? क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई है? यदि हाँ, तो इसका विवरण सदन में रखें। माननीय विदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के सामने कठोर शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाई है। आपत्ति ही नहीं महोदया, इस मसले को हमने यूएनओ में भी उठाया है तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भी बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाया है, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने का वचन दिया है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 154 कुमारी कोमल। शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा हमारी शान है, शिक्षा स्वाभिमान हमारा, शिक्षा हमारी पहचान है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि प्रतिदिन देश में बढ़ रहे शिक्षा माफिया पर सरकार क्या कर रही है? पेपर लीक और कोचिंग सेंटरों ने भारतीय युवाओं की कमर तोड़ कर रख दी है। इसका मतलब तो यह हुआ कि पैसे वाला व्यक्ति ही नौकरी लग पाएगा, गरीब किसान मजदूर का बेटा तो ऐसे ही पेपर लीक व कोचिंग सेंटरों की चक्की में पिसता चला जाएगा। सरकार इन पेपर लीक व कोचिंग सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करके इन्हें बंद क्यों नहीं करवाती? इसका विवरण सदन में रखिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची में विश्वास करती है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम जल्द ही शिक्षा माफियाओं पर नकेल डालने के लिए एक सख्त कानून सदन में लाने जा रहे हैं, जिसमें नकल तथा पेपर लीक करने वालों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होगा। माननीय अध्यक्ष
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में ईवीएम पर बहुत संदेह होने लगा है। जनता का विश्वास अब ईवीएम से उठता जा रहा है, तो क्यों न हमें मतपत्र प्रणाली के माध्यम से चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि अनेक देशों में ईवीएम के स्थान पर मतपत्र प्रणाली को अपना लिया है। अध्यक्ष महोदया, सरकार चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए क्या विचार कर रही है, इसका विवरण सदन में रखें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ, भारतीय चुनाव प्रणाली विश्व की श्रेष्ठतम चुनाव प्रणाली है। समस्या ईवीएम में नहीं है, समस्या विपक्ष की कार्य प्रणाली में है। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब भी जनता इन्हें मौका देती है तो ये घोटालों की जड़ी लगा देते हैं। शांति बनाए रखिए। अपने घोषणा पत्र पर ध्यान नहीं देते। इनके अतीत के आचरण के कारण जनता इन्हें मौका नहीं देना चाहती। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब भी ये चुनाव आते हैं, अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम की ओट ले लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन्हें बुलाया कि आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। तब वहां पर इनमें से कोई भी नहीं गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। माननीय अध्यक्ष महोदया, ईवीएम को बदलने की बजाय विपक्ष को अपना आचरण बदलना चाहिए। प्रश्न संख्या 82 कुमारी प्रियंका। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न वित्त मंत्री जी से है कि सरकार अर्थव्यवस्था की दर पर देश को गुमराह कर रही है। वर्तमान तिमाही में जीडीपी 8.6 से घटकर 5.4 पर आ गई है, जिसके कारण रोजगार के अवसर घट रहे हैं और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो कि पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है। वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। इस पर सरकार क्या कर रही है, इसका विवरण सदन में रखें। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर सरपट दौड़ रही है। हाँ, इस तिमाही के आंकड़े कुछ कमजोर जरूर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय यह 8% से ज्यादा की रफ्तार पकड़ लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मानती है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, तो वो भी पिछले कुछ महीनों में कम हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदया, पुरुषों की अप्रैल-जून 2024 में बेरोजगारी दर 5.8% थी और महिलाओं की बेरोजगारी दर इसी अवधि के दौरान 9% थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार बीते सालों में हमारी सरकार ने 40.0 करोड़ से ज्यादा लोगों को 23.2 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा लोन की राशि बांटी है, जिसके कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ महीनों में ही हमारे देश में 8 यूनिकॉर्न बने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जो कि जीडीपी का 6.4% था, जो कि वर्तमान में सरकार के नियंत्रण में है। विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है, पर सोने का आयातित भंडार बढ़ा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 83 नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं एवं
अध्यापकों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, किसी भी देश के विकास को गति देने में शिक्षा रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। पिछले ही दिनों कैबिनेट ने मिलकर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, लेकिन अध्यक्ष महोदया, देश भर के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। देश भर में अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षकों की कमी है, और जहां शिक्षक अधिक है वहां बच्चों की। देश भर में अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर लैब तो हैं लेकिन बिजली की उपलब्धता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, ये शिक्षा नीति लागू करने से पहले सरकार की इन विद्यालयों में इनकी कमियों को दूर करने की क्या योजना है? सरकार तो बजट का सिर्फ 3% ही खर्च कर रही है, जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जीडीपी का 10% होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान समय में 3% ही विद्यालय है जहाँ पर इसकी कमी है। केंद्र सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाया है और यदि आवश्यक हुआ तो और अधिक बढ़ाया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय के माध्यम से विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण ढांचागत विकास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा को परिष्कृत करने के लिए प्रयासरत है। नए IIT संस्थान खोले जा रहे हैं। अनुसंधान आधारित शिक्षा के प्रति सतर्क है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों का सर्वांगीण विकास है। आज विद्यालयों में मिड डे मील में गुणवत्तापूर्वक पौष्टिक आहार व दूध दिया जा रहा है। साल में 2 बार छात्रों का चिकित्सा जांच हो रही है। दक्षता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय सांसद मनीष सदन में कानून को प्रस्ताव की अनुमति मांग सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहता हूँ। महोदया, मणिपुर में पिछले 20 महीनों से आगजनी, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, पर सरकार फिर भी मौन है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज सदन के अन्य सभी कार्यों को छोड़कर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जाए। धन्यवाद। माननीय सांसदों, सांसद मनीष ने मणिपुर मुद्दे पर कामरों को प्रस्ताव की अनुमति मांगी है। जो सदस्य पक्ष में हैं, कृपया वे हाँ कहें। जो सदस्य विपक्ष में हैं, कृपया वे ना कहें। नहीं, नहीं, नहीं। मैं समझती हूँ कि ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। इसीलिए कामरों को प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है। कल मुझे सीबीआई अधिकारियों ने जानबूझकर संसद की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया। कल सुबह ही सीबीआई अधिकारी मेरे आवास पर पहुंच गए और महादेव सट्टा एक्ट घोटाले पर पूछताछ करने लगे। इस घटना का मेरे या मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं है। सीबीआई चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है। फिर घंटों तक मेरे सवाल जवाब करने के बहाने मुझे आवास पर रोके रखा। किसी अधिकारी ने मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा। मैंने उनको बार-बार बताया कि आज मुझे लोकसभा की कार्यवाही में जाना है और यह आवश्यक है। फिर भी उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। इसलिए मैं कल सदन में उपस्थित नहीं हो सकी, जिस कारण मेरे संसदीय अधिकारों का हनन हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार सीबीआई मीडिया का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। धन्यवाद। आपकी शिकायत की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्यवाही और निर्णय से आपको अवगत करवा दिया जाएगा।
सभासदों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सांसद संसदीय क्षेत्र फिरोजपुर। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की, तमन्ना है किसान की। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान किसानों की दुर्दशा पर दिलाना चाहती हूँ। देश में इस समय गेहूं की बिजाई चल रही है, लेकिन डीएपी खाद के लिए चारों ओर त्राही मांग मचा हुआ है। कालाबाजारी करने वाले लोग महंगे दामों पर किसानों को खाद बेच रहे हैं। नकली बीजों के कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। किसानों को बढ़िया किस्म के बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाएं। खेतों में पानी व कृषि लागत को कम करने के लिए डीजल पर सब्सिडी देने पर विचार करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, एक और जरूरी मुद्दा है। पिछले काफी समय से देश का किसान विभिन्न किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए लंबे समय से आंदोलनरत है। इस विषय पर सरकार का क्या रवैया है? माननीय कृषि मंत्री जी। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक दे, मेरा इंतजार दे। शेरों शायरी की समस्या का समाधान नहीं होता, मुख्य बात का हल बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इनके प्रश्न का जवाब ही दे रही हूँ। विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पर गांधारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है, इसीलिए चोरा होकर सब पर खोलूंगी मैं, चाहे सूली पर टिक जाऊं, मन का सच बोलूंगी मैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि किसान हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैं। जहाँ तक उर्वरक की बात है, वर्तमान में हमारे देश में कोई कमी नहीं है। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। जिन जिन राज्यों ने जो मांग की थी उसकी आपूर्ति हमारी सरकार द्वारा कर दी गई है। सब्सिडी के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो भी कमेटी की रिपोर्ट सुझाव व अनुशंसा होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदया जी, एमएसपी के लिए हमने एक कमेटी बना रखी है। मेरी सदन के माध्यम से किसान संगठनों से आह्वान है कि वे कमेटी के सामने अपने तथ्य रखें और तालमेल बनाएं। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट हमें मिलेगी तो उसे लागू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदया जी, मेरी विपक्ष से गुजारिश है कि वो अन्नदाताओं को बरगलाना बंद करें। हमारी सरकार ने पिछले सरकार की तुलना में अनेक योजनाएं लागू की हैं। किसान निधि, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, सोलर पैनल योजना और सिंचाई विस्तार आदि योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया जी, एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2009 से 14 तक एमएसपी के तौर पर किसानों को 4,60,528 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि हमारी सरकार ने 2014 से मार्च 2022 तक करीब 14.25 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के तौर पर दिए हैं। अध्यक्ष महोदया जी, इस सीजन गेहूं खरीद 300 से 320 मीट्रिक टन रही है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना से 23% अधिक है। अध्यक्ष महोदया जी, धरती पुत्र को हर सुविधा उपलब्ध करवाने व मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, सभा पटल पर कागजात रखवाए जाएं। जी अध्यक्ष महोदया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो संहिता 2023 में संसद ने पारित किए हैं तथा 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, इनकी एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में सभा पटल पर
माननीय विधि व न्याय मंत्री जी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, मगर एक अकेली औरत काफी है देश को स्वर्ग बनाने के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नारी शक्ति वंदन विधेयक की पुनः स्थापना की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक नारी शक्ति वंदन पेश करने की अनुमति दी जाए। जो सदस्य पक्ष में है कृपया वे हाँ कहें। जो सदस्य विपक्ष में है कृपया वे ना कहें। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, इसीलिए विधेयक सदन में पेश करने की अनुमति दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष नारी शक्ति वंदन विधेयक का प्रस्ताव रखती हूँ। माननीय विधि व न्याय मंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का प्रस्ताव रखा है। सदन इस पर विचार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में महिलाएं सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से काफी पीछे रही है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण देश में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया गया, जिसके कारण हमारी आधी आबादी राजनीतिक रूप से काफी पीछे रह गई है। लंबे समय से महिलाओं को राजनीति में बराबरी पर लाने की मांग चल रही है। पहली बार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1996 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया गया, परंतु कुछ महिला विरोधी मानसिकता वाले दलों ने इसे लोकसभा में ही अटका दिया तथा तब से लेकर अब तक अनेक सरकारें आई और गई, परंतु किसी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि संसद के नए भवन में पहला विधेयक मातृशक्ति को ताकत देने वाला बनना चाहिए। इसलिए मुझे यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करते समय अपार खुशी हो रही है तथा मैं आशा करती हूँ कि सभी सदस्यगण इस पर सार्थक चर्चा करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। इस विधेयक के मुख्य बिंदु है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी। इस विधेयक से विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो सकेगी। विधेयक 2023 के अंतर्गत 33% आरक्षण में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उप आरक्षण मिलेगा। यह विधेयक आगामी होने वाली जनगणना के प्रकाशन के पश्चात लागू होगा तथा जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। प्रत्येक परिसीमन के पश्चात महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेशन किया जाएगा। यह विधेयक लागू हुए दिन से लेकर 15 वर्ष के लिए मान्य होगा। धन्यवाद। कुमारी सुहाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह विधेयक बनने व लागू होने के बाद सदन में महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। एक लंबे अरसे के बाद महिलाओं की आवाज सुनने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यह विधेयक महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत
सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक के पक्ष में हूँ। धन्यवाद। कुमारी पूनम। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया। इससे भी अधिक आरक्षण प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के पदों में बढ़ोतरी हुई। एक सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभा व राष्ट्रीय संसद में महिला समान आरक्षण हेतु यह प्रस्ताव अपना मूर्त रूप ले रहा है। लैंगिक न्याय के प्रति हमारे समय में यह सबसे क्रांतिकारी कदम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। कुमारी आशु। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे ये सरकार का चुनावी लाभ या फायदा लेने का मकसद ज्यादा नजर आता है, क्योंकि इस विधेयक को लागू करने की समय सीमा तय न कर महिलाओं के साथ धोखा है और उनके हकों पर एक कुठाराघात है। यह उस चेक के समान है जिसकी डेट निकल चुकी है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे तुरंत लागू करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी दूसरी आपत्ति इस विधेयक के नामकरण पर है। इस विधेयक के नामकरण में शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। धन्यवाद। कुमारी प्रेरणा। अध्यक्ष महोदया जी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस विधेयक को लाकर लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण के विषय को एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने भारत की नारी की दिशा को सुधारने एवं दिशा समाज में मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदया जी, विधेयक के नाम के बारे में कई लोगों का अपना अपना मत होता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक की शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की और समाज में महिलाओं को देखने के हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। अध्यक्ष महोदया जी, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। यह हमारा और आपका नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज में प्रतिस्थापित किया है, वह यह बताता है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि रहा है। इसलिए वे पिछड़ी हैं, वे असहाय हैं, वे अपना नारी हैं। यह शब्दावली हमारी नहीं रही है। अध्यक्ष महोदया जी, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो वे हमेशा महिला नीति विकास की बातें करते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी का आर्थिक स्वायत्ता में हमेशा स्थान रहा है। अध्यापन से लेकर अध्यात्म तक नारी का विशेष योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदया जी, मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक के पक्ष में हूँ। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में हूँ। नारी का सम्मान राष्ट्रीय गौरव का काम। इस अधिनियम से एक नए युग की शुरुआत होगी। यह केवल एक कानून ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को गौरवमय बनाने में अपना अहम योगदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह अधिनियम हमारे लोकतंत्र को और सुदृढ़ करेगा। यह इतिहास की रचना का क्षण है। पुरानी सरकार के कार्यकाल में इसे कई बार सदन में पेश किया गया, लेकिन सरकार महिलाओं के सपनों को साकार करने में अपेक्षित संख्या में समर्थन नहीं जुटा सकी। आज दिवंगत प्रधानमंत्री की आत्मा को शांति व सुकून मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, 19 सितंबर 2023 का ऐतिहासिक दिन पूरे भारत के इतिहास में अमर रहेगा। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं
सदन में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन विधेयक के पक्ष में खड़ा हूँ, क्योंकि यह विधेयक लंबे समय से लंबित था। अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार थी तब लोकसभा बहुमत नहीं था, जिसके कारण यह विधेयक अटक गया था। हम तो इसे पहले ही कानूनी जामा पहनाना चाहते थे, लेकिन जो शर्तें इस विधेयक में शामिल है वो अब भी सरकार की नीति व नीयत दोनों में खोट दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बिल के पास होते ही इसे तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि नारी शक्ति को पहले ही बहुत इंतजार करना पड़ा है और सरकार इसे अब और बढ़ा रही है। दूसरा, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं, जो कि अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन दो बातों को इनमें शामिल किया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अहम दिन है। इस विधेयक से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार एक प्रमुख विधेयक लेकर आई है, नारी शक्ति वंदन विधेयक। इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, नेतृत्व कर रही है, तो आवश्यक है कि नीति निर्धारण में भी हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दे। आज इस ऐतिहासिक मौके पर सभी सांसद मिलकर के महिलाओं के लिए नए प्रवेश द्वार खोल दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक से संसद और विधानसभाओं में महिला मातृशक्ति के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो जाएगी, जिससे नारी शक्ति की संख्या में वृद्धि होगी। मैं हमारी माताओं बहनों को सदन के माध्यम से आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस विधेयक को कानून बनाकर लागू करने के प्रति कृत संकल्प है। जब यह विधेयक सर्वसम्मति से पास होगा तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सांसदों से निवेदन करती हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने में अपनी भागीदारी निभाएं व नारी शक्ति को बढ़ाकर गौरव प्रदान करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया है, यदि नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को भी पुष्टि मिलेगी और सदन व देशवासियों को भी संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद। विधेयक का पहला वाचन पूर्ण होता है और सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। अनुमति माननीय विधि व न्याय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखती हूँ तथा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। अब विधेयक के खंडों पर विचार करेंगे कि खंड 2 से 8 तक विधेयक के अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया वे हाँ कहें। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया वे ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक का शीर्षक बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया वे हाँ कहें। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया वे ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है।
विधेयक को पास किया जाता है। महासचिव जी, इस विधेयक को अग्रिम कार्यवाही हेतु ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदया, भेज दिया जाएगा। इसी के साथ सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित की जाती है। जय हिंद, जय भारत।